नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर मेंस एग्ज़ाम समाजशास्त्र के लिए हम प्रैक्टिस सेशन संचालित कर रहे हैं। साथियों, प्रैक्टिस सेशन की कड़ी में ये हमारा दूसरा क्लास है। उम्मीद करता हूं कि जो जो निर्देश मैं आपको दे रहा हूं, उन सभी निर्देशों को आप फॉलो भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पहले दिन मैं आपको मॉडल क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूं और फिर जिसके बाद में उनके मॉडल आंसर प्रोवाइड करवाता हूं। यह हमारे दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेशन है। मैंने आपको पहला प्रैक्टिस सेशन करवाया, उसमें टोटल मैंने आपको 10 प्रश्न दिए थे, जिसमें से 5 प्रश्न थे वो 125 शब्दों के थे और अगले 5 प्रश्न थे वो 200 शब्दों के थे। ठीक है ना? घर पर लिखने का खूब प्रयास करें। ऐसे शिक्षार्थी जो केवल ही मॉडल आंसर के भरोसे बैठे हुए हैं ना, अपने लिए वो लोग गड्ढा खोद रहे हैं। मॉडल आंसर से केवल हमें फॉर्मेट का पता चलता है, मॉडल आंसर से केवल हमें डिज़ाइन का पता चलता है, मॉडल आंसर से केवल हमें स्टाइल का पता चलता है, लेकिन क्या लिखना है, कहाँ कब किस शब्द का प्रयोग करना है, कौन सा स्टेटमेंट आएगा, कौन सी डेफिनेशन आएगी, इन सब का पता वीडियो क्लासेस से ही चलेगा। इसीलिए तो मैंने ये जो आपका पेड बैच है, इसमें प्रत्येक टॉपिक के वीडियो डाल रखे हैं। आपको क्या करना है, मैं रोजाना बार बार इस बात को इसीलिए रिपीट करता हूं कि है ना, कुछ शिक्षार्थी तो ऐसे होते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी भी हमारी क्लास में लगभग 10 से 15 शिक्षार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने घर पे आंसर राइटिंग नहीं की होगी। भाई ऐसा मत करो। आप सहायक प्रोफेसर बनने जा रहे हो, वर्षों बाद ये वैकेंसी आती है। अगर आप केवल मॉडल आंसर के भरोसे हो और मान लो सारे ही शिक्षार्थी जो मैं मॉडल आंसर दे रहा हूं वैसा का वैसा लिख के आ जाएंगे, क्या वो स्कोरिंग रहेगा? वो नहीं रहेगा, है ना? तो मेरा निवेदन है आपसे, और वो भी विनम्र निवेदन है कि घर पर प्रयास जरूर करें। ठीक है? देखो साहब, आ जाते हैं मुद्दे पर, आ जाते हैं। अब आप तो सूर्य हो, सूर्य को क्या दीपक दिखाना। हमारे एक दो साथी जो पोस्ट डॉक्टरल हैं, जो पीएचडी के बात होता है, बहुत सारे हमारे साथी जिनका पीएचडी हो गया। नेट तो सबका ही है, मास्टर डिग्री हो, नेट तो सबका ही है, मतलब आप सूर्य हो। क्या मैं सूर्य को दीपक दिखा सकता हूं? है ना? तो इसीलिए जो मैं कहता हूं, कर लिया करो, ये आपके भले के लिए ही है। देखो साहब, मुद्दे पर आते हैं। और मुद्दा ये है कि सबसे पहले हमें जो प्रश्न है ना, उस प्रश्न की डिमांड को समझना है। जैसे पहला प्रश्न 125 शब्दों का है कि आइडियोलॉजी से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। एक प्रश्न ये था। दूसरा ये था कि यूटोपिया की अवधारणा और इसकी प्रमुख विशेषता ये आप बताइए। तीसरा प्रश्न ये था कि सामाजिक प्रतिमान और मूल्य, इनके बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक चौथा प्रश्न ये दिया था 125 शब्दों में कि वर्चुअल कम्युनिटी क्या होती है। इसमें अमेरिकन विचारक रैनगोल्ड है ना, उसका प्रयोग करना था, और उनकी किताब है ना द वर्चुअल कम्युनिटी, उसका भी प्रयोग करना था। ठीक है? अगर हम यूटोपिया की बात करें ना, तो थॉमस मूर का प्रयोग करना था, 1516 में लिखी गई उनकी किताब यूटोपिया का भी प्रयोग करना था। यह हमारा इंट्रो पोर्शन में था। अगर इंट्रो पोर्शन में, जैसा कि मैंने कहा भी है, इंट्रो पोर्शन में अगर आप फैक्ट का प्रयोग करोगे ना, आपके आंसर में चार चांद लग जाएंगे। अब यूटोपिया, आदर्श लोक, हम सभी जानते हैं कि आदर्श लोक का संबंध वास्तविकता से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो मनुष्य की एक कल्पना होती है जिसमें वो अपनी सुविधाओं के अनुसार सभी प्रकार के बदलाव चाहता है। अब ये तो सब लिख देंगे, लेकिन जब हम यूटोपिया 1516 थॉमस मूर लिखेंगे ना, वजन आ जाएगा उसमें। ठीक है? तो कोशिश करो कि जो इंट्रो पोर्शन है उसकी शुरुआत आप फैक्ट से करो, जिसके बाद में वर्चुअल कम्युनिटी। फिर ये तीन प्रश्न मैंने 200 शब्द वाले दिए थे। इसमें एक प्रश्न ये था कि सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में इन दोनों की क्या भूमिका है, इसका आपको विवेचन करना था। डिजिटल युग में, है ना, आवासीय समुदाय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ठीक है? और परंपरागत जो भौतिक समुदाय है, नेटवर्क सोसाइटी, मैनुअल कॉस्टेल्स, उसका भी प्रयोग आप कर सकते थे।
और आवासीय समुदाय है ना, परंपरागत समुदाय यानी ऑफलाइन समुदाय से किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में भी लिखना था। फिर समुदाय क्या होता है, मतलब इसकी अवधारणा स्पष्ट करो और इसकी जो विशेषताएं है ना उसका भी आप वर्णन करो। कुल मिलाकर मैं आपसे यूं कहना चाह रहा हूं कि इधर उधर की बातें लिखने से आप बचिए। जैसे आपने आइडियोलॉजी में कार्ल मैनहीम कर दिया ना, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया उनकी किताब का उल्लेख कर दिया, आप यकीन मानिएगा जो एग्जामिनर है ना उसको विश्वास हो जाएगा कि इस विद्यार्थी की तैयारी है, इसने पढ़ा है। आ जाओ साहब। जैसे साथियों पहला प्रश्न हमारा ये था और ये 125 शब्दों में ही लिखना था। सबसे बड़ा जो हमारे पास टास्क होता है ना, या हमारे सामने जो चैलेंज होता है वो यही होता है कि हम सारगर्भित आंसर कैसे लिखें। अब देखो साहब, यहां पर हम थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले जाते हैं कि वैचारिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग एंटोनी दे त्रासदी ने किया था। ये जो भाई साहब थे ना एंटोनी दे त्रासदी, ये फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया 1796 में। और ध्यान रखें वैचारिकी को इन्होंने विचारों का विज्ञान कहा, मतलब साइंस ऑफ आइडिया, ऐसा विज्ञान जिसमें विचारों का अध्ययन किया जाता है, डेट इज आइडियोलॉजी, डेट इज वैचारिकी। तो यहां पर जैसे ही आपने इस फैक्ट का प्रयोग किया है ना, हाँ कुछ वीडियोज आपको नहीं मिल पाएंगे, कुछ टॉपिक के वीडियो मैंने शायद नहीं बनाए हैं, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन टॉपिक के वीडियो नहीं बने हैं ना उन टॉपिक से प्रश्न जरूर बना दूंगा, तो वो समझ यहां से भी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और जिसके बाद में यहां पर सेकंड नंबर का फैक्ट कि कार्ल मैनहीम है ना, जिनकी किताब आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया जो 1929 में लिखी गई थी। अब पूरा मत लिखिए कि कार्ल मैनहीम ने अपनी पुस्तक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया जो 1929 में लिखी थी, इसमें वैचारिकी को सामाजिक यथार्थ की व्याख्या करने वाला दृष्टिकोण बता। ऐसा लंबा पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप शॉर्ट में लिख दीजिए कार्ल मैनहीम आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1929, सोशल रियलिस्टिक है ना, सामाजिक यथार्थ की व्याख्या करता है, ठीक है। फिर जिसके बाद में ये हमारा थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ गया। फिर जैसा कि मैंने कहा कि जो पैराग्राफ होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। पैराग्राफ को जैसे आपको लगे कि हमें 6-7 लाइनें लिखनी है तो कोशिश कीजिए कि आप 2 पैराग्राफ बना सके। फिर जिसके बाद में यहाँ पर वैचारिकी के बारे में मैंने थोड़ा सा ये हवाला दे दिया कि आइडियोलॉजी विचार, मूल्य, सिद्धांत एवं मान्यताओं का सुव्यवस्थित ढांचा होता है जो व्यक्ति, समूह या समाज, सत्ता, राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझने में आधार प्रदान करता है, ठीक है। अब हमसे प्रश्न में यही तो पूछा था, प्रश्न की डिमांड समझो। प्रश्न की डिमांड ये थी कि वैचारिकी से आप क्या समझते हैं, है ना। एक डिमांड ये थी क्योंकि हमें वैचारिकी के बारे में बताना था। दूसरी डिमांड ये थी कि इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये तो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया था ना उसका प्रस्तावना इंट्रो पोर्शन के लिए। पहली डिमांड हमारी यहां कंप्लीट हो गई है ना, पहली डिमांड के अनुसार हमने वैचारिकी के बारे में बता दिया और दूसरी डिमांड हमारी ये हो गई कि वैचारिकी की जो प्रमुख विशेषताएं है ना वो क्या क्या होती है। सुव्यवस्थित और तार्किक ढांचा होता है, मूल्य आधारित दृष्टिकोण होता है, इसकी कार्य उन्मुख प्रकृति होती है, वैधता प्रदान करती है, सामूहिक चेतना एवं पहचान, स्थायित्व और गतिशील, मतलब ये इसमें जड़ता का गुण भी पाया जाता है और इसकी जो प्रकृति है ना वो गतिशील भी होती है, ठीक है। थोड़ा सा चूंकि ये हमारे 125 शब्दों में था इसलिए हमें जो लास्ट में समापन निष्कर्ष है ना वो छोटा लिखना था। अब ध्यान रखें, एक तो ये जो वैचारिकी की प्रमुख विशेषताएं है ना इसको आप इस तरीके से लिख सकते थे, या मान लेते हैं कि डिजाइनिंग आपकी ठीक है, ठीक है, आपको ड्राइंग वगैरह बनाने में इंटरेस्ट है तो आप उसकी जगह इस तरीके का डिजाइन का भी प्रयोग कर सकते थे। लेकिन याद रखें, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, अगर आपका दिमाग उस तरीके से नहीं चलता है ना, जैसे कईयों का दिमाग ऐसा होता है कि उनके स्क्रू ढीले होते हैं। अब मैंने ये चीज बता दी तब तो उनके दिमाग में छप गई कि अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो हम ऐसे बना लेंगे, अदरवाइज स्वतः ही उनके दिमाग में इस तरीके की डिजाइनिंग का ख्याल नहीं आता। अगर ऐसे शिक्षार्थी जिनको डिजाइनिंग नहीं आती सोचने में ही 5-7 मिनट खराब मत कर देना, सीधा सीधा जैसे मैंने लिखा है ना वैसे लिख देना आप तो परंपरागत तरीके से। हाँ, अगर किसी की ड्राइंग अच्छी है
क्रिएटिविटी किसी में बहुत शानदार है तो आप इस तरीके की डिजाइन भी बना सकते हो। ये तो स्वाभाविक है, ये आप निश्चित मानना कि एक तो आप इस तरीके से लिखोगे, है ना, इस तरीके से विशेषता लिखोगे, और दूसरा आप इस तरीके से लिखोगे तो इस तरीके से अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा होता है ना, मैं कहता भी हूं हर बार, हमारे अनुसंधान में हम जितनी ज्यादा टेबल्स का प्रयोग करते हैं ना, वो रिसर्च का प्रेजेंटेशन उतना ही बेस्ट होता है, उतना ही बेहतरीन ढंग से हम सामने वाले को समझा सकते हैं। अब जैसे ही मैंने ये देखा ना, इसका सीधा प्रभाव मेरे यहां पर दिमाग पे आ रहा है, वहां वो परंपरागत फॉर्मेट से नहीं आ रहा। लेकिन इन सब का प्रयोग आप तब ही करें जब आपके अंदर इस तरीके की योग्यता और क्षमता है। ठीक है, तो वो जो है ना विशेषताओं का अल्टरनेट ये हो सकता है ना। दूसरा प्रश्न ये था कि आदर्श लोक की अवधारणा क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता। इसमें भी दो बातें पूछी गई है। पहले नंबर पे हमें इसकी अवधारणा मतलब इसके बारे में बताना था, और दूसरा हमें इसकी जो विशेषताएं है ना उन विशेषताओं का जिक्र करना था। अब देखो साहब, आदर्श लोक एक ऐसे काल्पनिक एवं आदर्श समाज की अवधारणा है जहां न्याय पाया जाता है, सोशल जस्टिस, जहां समानता पाई जाती है, जहां शांति पाई जाती है, जहां समृद्धि पाई जाती है। मैंने क्या कहा, आपका आंसर बहुत शानदार हो जाएगा अगर आप फैक्ट का प्रयोग करेंगे। मैंने यहां पर थॉमस मूर का प्रयोग किया। थॉमस मूर ने 1516 में अपनी पुस्तक यूटोपिया में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। फिर जिसके बाद में मैंने दूसरे नंबर पर कार्ल मैन हिम का दे दिया। कार्ल मैन हिम के अनुसार यह वर्तमान व्यवस्था को बदलने वाली परिवर्तनकारी चेतना का प्रतीक होती है। देखो साहब, ये हमारे दो फैक्ट हो गए। अब इसमें सारी बातें आ गई। आदर्श लोक क्या होता है? आदर्श लोक एक काल्पनिक समाज की अवधारणा होती है, और उस समाज में क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए। मतलब जो वर्तमान व्यवस्था है ना, जिसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसमें भर भर के सोशल पैथोलॉजी है, हम उस समाज को बदलना चाहते हैं। और बदलने के लिए हमारे दिमाग में एक कल्पना चलती है, हमारे दिमाग में थॉट चलती है कि एक ऐसा राम राज्य होगा। हाँ, इसको एक शब्द के साथ आप जोड़ सकते हैं, राम राज्य। ठीक है, ये जो राम राज्य की कल्पना होती है ना, दैट इज यूटोपिया। ठीक है, अब इसकी ये विशेषताएं लिख दी कि ये आदर्श समाज की कल्पना है। ठीक है, और जहां सामाजिक समानता पाई जाती है, जहां न्याय एवं शांति पाई जाती है, जहां परिवर्तनकारी दृष्टिकोण पाया जाता है। इसमें भाई परिवर्तनकारी दृष्टिकोण तो होगा ना, क्योंकि वर्तमान समाज ही अच्छा है, हमारी सारी आवश्यकता या सारे मानदंडों पर वो खरा उतर रहा है। हम क्यों किसी कल्पना या किसी काल्पनिक समाज की तरफ भागेंगे? तो याद रखें कि यह एक तरीके का परिवर्तनकारी दृष्टिकोण होता है, मूल्य आधारित होता है। मूल्य आधारित ऐसा होता है कि कल्पना भी एक ऐसी होनी चाहिए जो वैल्यूज पे टिकी हुई हो। जैसे हम कल्पना करें मरने के बाद में स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, नाच गाने बकायदा सब सुविधाएं, जैसे वो 72 हूरों वाला एक कंसेप्ट चलता है इस्लाम में। ठीक है, ये जो टेररिस्ट लोग होते हैं ना, उस आइडियोलॉजी से लोगों को प्रेरित करते हैं। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए आपका आदर्श लोक। वो वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए, जहां पर केवल अच्छा ही हो। मान लो कोई बुराइयों के लिए करे ना, जैसे कल्पना करते हैं यार एक ऐसी जगह हो जहां पर इस तरीके का हो, वैसा हो, मेरे मन में आए जो करूं। वो यूटोपिया नहीं है। मतलब वो वैल्यू ओरिएंटेड हो, है ना, और भविष्य उन्मुख हो। और ये क्या किया मैंने, इसका थोड़ा सा निष्कर्ष कर दिया। ये लो साहब 125 शब्दों में। अब ये जो विशेषताएं हैं ना, इनको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैंने क्या कहा, लेकिन आप तभी लिखे जब आपका ड्राइंग और क्रिएटिविटी आप में शानदार हो, तभी जाके नंबर मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे उसको इस तरीके से डिजाइन किया विशेषताओं को, और इनकी विशेषताएं हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया। फिर हम तीसरे प्रश्न की तरफ आते हैं कि सामाजिक प्रतिमान और सामाजिक मूल्य। पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि वीडियो देखकर आपके समझ में नहीं आया होगा, भले ही आज ये समझिए आसान शब्दों में कि सामाजिक प्रतिमान क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है ना। एक तो हो गया सोशल नॉर्म्स, सामाजिक प्रतिमान, और दूसरा हो गया सामाजिक मूल्य। ठीक है,
कुल मिलाकर याद रखें कि व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना है। मुझे ले लीजिए, अब मैं एक शिक्षक की भूमिका में हूँ और शिक्षक के लिए कुछ दायित्व होते हैं, है ना। शिक्षक के कुछ कर्तव्य होते हैं और शिक्षक के लिए कुछ नियम भी होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे मन में आए वो मैं बखान करने लग जाऊं, किसी को मैं उल्टा सीधा बोलूं, ठीक है, मैं ऐसी हरकतें करूं जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। तो ये जो सोशल नॉर्म्स होते हैं ना, ये व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। और ये जो सामाजिक मूल्य होते हैं ना, ये व्यक्ति के व्यवहार के पैमाने होते हैं। यानी अभी मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, आप खुद के ऊपर ले लीजिए कि आप शिक्षार्थी हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और आपको जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो जो एक अच्छे विद्यार्थी के तरीके होते हैं, ठीक है ना, कि आप सुबह जल्दी उठिए, अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाएं करके आप लाइब्रेरी में जाइए, टेबल पे जाइए, आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। ये तो होते हैं सोशल नॉर्म्स। और आफ्टर रिजल्ट आप पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हो, करने के बाद में आपके जो पैमाने हैं कि आपने अच्छी की है या बुरी की है, वो क्या होते हैं? सोशल वैल्यूज। इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, जैसे साथियों हमें घर में चाय बनानी है, ठीक है ना। अब चाय बनाने का एक तरीका होता है, चाय बनाने के कुछ नियम होते हैं। नियम ये होते हैं कि पहले हमने जो हमारा बर्तन है उसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद में फिर उसमें चाय पत्ती डाली, चाय पत्ती डालने में फिर हमने दूध डाला और जो भी अदरक वगैरह है वो कूट के डाल दिया। फिर हम उसको पकाएंगे, पकाने के बाद में फिर लास्ट में उसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद में बड़े प्यार से जो कप वगैरह हैं, गिलास वगैरह, उनको साफ करके, घर में तस्तरी वगैरह है तो उसमें अतिथियों के सामने परोस देंगे। ये एक तरीका हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि चाय बनाई और उसको या माथे पे रख के फिर ऐसे ऐसे झूमते झूमते जा रहे हैं, अतिथि के सामने जाके ले भाई तू पी ले, उसके ऊपर चाय गिरा देंगे। या 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 ऐसे कर है ना, खोपड़ी पे ऐसे रख देंगे, उसको रखने के बाद में हम ऐसे जा रहे हैं, मटक मटक के जा रहे हैं कि उठा ले तू चाय, मेरी खोपड़ी से उठा ले। अब चाय तो पहुंची उसके पास, चाय तो उसके पास पहुंची, चाहे प्यार से पहुंची या बिना प्यार से पहुंची, चाय तो पहुंच गई। लेकिन सोशल नॉर्म्स यूं कहते हैं कि एक व्यवस्थित तरीका होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। चाय पहुंचने के बाद में जो मूल्य होते हैं ना, वो मूल्य व्यक्ति को पकड़ लेते हैं कि चल तू इधर आ। अगर उसने अच्छे तरीके से चाय बनाई तो है ना, उसकी ये पीठ को थपथपाते हैं, वाह। और अगर उसने गलत तरीके से चाय परोसी या चाय बनाई तो उसको फिर थप्पड़ मारते हैं, उसको पीटते हैं। दैट इज वैल्यूज। मतलब एक शब्दों में बताऊं मैं आपको, हमारा जो व्यवहार होता है ना, व्यवहार करने का तरीका, व्यवहार को जो कंट्रोल में करते हैं वो होते हैं नॉर्म्स। और फिर व्यवहार के मानक पैमाने कि कैसा व्यवहार किया है, कैसा होना चाहिए, दैट इज वैल्यूज। ठीक है, आ जाओ साहब। अब ये चीजें मैं बताऊं आपको कि हमें टॉपिक की समझ होनी चाहिए, बिना समझ के पार नहीं पड़ेगी। एक तो किताबी लैंग्वेज है, किताबी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं लेकिन समझ तो है ही नहीं, प्रश्न घुमा दिया ना तो हम भी घूम जाएंगे। गुरुजी किताब में पढ़ा वो तो आया ही नहीं, पता नहीं प्रश्न कहाँ से आया, वो कहाँ से कहीं से नहीं आया, वो यहीं से आया। बस तुम उसके अनुसार नहीं घूमे, चक्कर ये पड़ा क्योंकि तुम्हें घूमना नहीं आता था, इसलिए नहीं आता, टॉपिक तुम्हारे दिमाग से बाहर थे। आ जाओ साहब, मुद्दे पर आओ। मुद्दा यह है सोशल नॉर्म्स एंड सोशल वैल्यूज। अब देखो साहब, दोनों फैक्ट मैंने प्रयोग किया है। मैंने क्या कहा? इंट्रोपोर्शन। रॉबर्ट के ब्रिस्टीड के अनुसार सामाजिक प्रतिमान समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार की कार्य प्रणाली। आगे ना वही बात, स्वीकृत व्यवहार, हमें कैसा व्यवहार करना है, यानी व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। वही हैरी ओम जॉनसन के अनुसार सामाजिक मूल्य ऐसे मानक होते हैं, मानक का मतलब होते हैं पैमाने, जिनके आधार पर वस्तु व्यक्ति व्यवहारों के व्यवहार का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है, मतलब मेजरमेंट किया जाता है। दोनों का अंतर ये हो गया। देखो साहब, व्यवहार के नियम एवं मानक, उचित अनुचित के मानदंड, व्यवहार के
व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करते हैं, आदर्श एवं लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, समाज द्वारा स्वीकृत। ये बात रॉबर्ट ब्रिस्टेड। अब ये सारी चीजें है ना, मैंने ऑनलाइन क्लास और नोट्स से तैयार करे हैं ये आंसर। कहीं आप यूं सोचो गुरुजी ने कहां से कॉपी मार ली है, कहीं से कॉपी नहीं मारे, आप देख लेना सारी चीजें आपको है ना नोट्स और पीडीएफ में मिलेंगी। और ये सामूहिक चेतना की उपज है, इसकी बात किसने की है? मिस्टर दुर्खाइम ने की है। ठीक है, फिर समय व परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, ये स्थायी एवं व्यापक होते हैं। भाई मूल्य तो चाहे जापान में चल जाओ, अब देखो मैं एक चीज बताता हूं, मूल्य तो जापान में भी होते हैं, मूल्य तो मसाई जनजाति में भी होते हैं, लेकिन प्रतिमान अलग अलग होते हैं। अब जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है प्रतिमानों का कि समय एवं स्थान के अनुसार बदल जाते हैं। अब पता है वहां प्रतिमान क्या है? मसाई जनजाति में थूकना। मसाई जनजाति में जब कोई गेस्ट आता है ना, वो थूकते हैं। एक हरजावी जनजाति है, तो भाई साहब वो महिलाएं होती है ना, क्या ये टेप लगा लो, टेप है ना, ऐसे होठों में करके और ऐसे आप सर्च करना, ऐसे लटका के रखती हैं। अब वो मूल्य है उनके, उनके वो मूल्य है ना जो है, लेकिन प्रतिमान प्रतिमान अलग है। अब हमारे इस चीज को जैसे रोड, ऐसे होठ होठ बोलते हैं, हमारे रोड नहीं होठ बोलते हैं इसको, है ना, प्रचलित शब्द है होठ। अब होठों में इसको फंसा लिया। अब उनके अनुसार वो प्रतिमान ठीक है, लेकिन हमारे अनुसार वो गलत है। ठीक है ना, तो प्रतिमान है ना वो कंडीशनल होते हैं, समय स्थान के सापेक्ष होते हैं, लेकिन मूल्य सभी जगह पाए जाते हैं। जैसे साथियों, मैं एक हरजावी जनजाति एक ट्राइबल्स है उसका वीडियो देख रहा था, उसमें एक बात निकल कर आई, बात ये निकल कर आई कि लड़की की शादी होती है ना, उसके शरीर पे बिल्कुल रेड कलर का, शादी जो शादी होती है दुल्हन की, तो पता नहीं 1-1.5 साल तक उसको लाल कलर से पूरे शरीर को ऐसे, कपड़े तो वो बहुत कम पहनती हैं, थोड़े बहुत कपड़े पहनती है ना, तो लाल कलर में वो उसको बिल्कुल लेप कर देते हैं। कोई होता है कोई पॉलिश पॉलिश, तो उनसे पूछा कि भाई तुम ये लाल कलर का लेप क्यों करते हो? बेचारी परेशान भी होती है, क्योंकि अब हमारे यहाँ तो जो पैसे वाले लोग हैं, जो आधुनिकीकरण से जुड़ गए, उनके तो तगड़े तगड़े कॉस्मेटिक आइटम आते हैं। अब पता नहीं वो कहाँ से क्या बनाते हैं लेप। तो पूछा कि आप लेप क्यों करते हो? लेप इसलिए करते हैं कि जैसे लड़की की शादी होती है, लड़की की शादी होने के बाद में हस्बैंड के साथ उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित होते हैं, वो फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ सेक्स करती है। अब ये एक हमारे यहाँ एक गंदा कंसेप्ट चलता है, गंदा कंसेप्ट ये चलता है कि इन्होंने क्या शादी से पहले किसी के साथ रिलेशन बनाए थे या नहीं बनाए थे। ठीक है, अब वहां का जो पुरुष प्रधान समाज है, बात में बहुत गहराई है, इसको ऐसे उसमें मत लेना जोकिंग फॉर्मेट में। वहां का जो पुरुष प्रधान समाज है वो ये अपेक्षा रखता है कि मेरी जो दुल्हन आए, उनकी जो दुल्हन आए वो अनटच आए, मतलब शादी से पहले उसके किसी के साथ संबंध ना रहे। जब मैं फर्स्ट टाइम उसके साथ, जब पहली रात हो उस महिला के साथ, तो उसके शरीर से ब्लड निकले, ये माना जाता है। एक ये पैमाना यही तो होता है। एक बहुत बड़ी सेक्सोलॉजिस्ट है, एक द ललन टॉप पे आई थी, और नारी करके उनका कुछ ऐसा चलता है एक मंच वगैरह, तो उन्होंने ये बात कही थी, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है भाई। आज के टाइम पे बहुत सारा ऐसा होता है, चाहे हम मूवमेंट कर रहे हैं, वो बता रही थी हम साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर कोई जिम्नास्टिक है, दौड़ कर रहे हैं, है ना, तो उससे भी ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो वहां का पुरुष समाज को धोखा देने के लिए उसके शरीर पे लाल कलर का लेप किया जाता है, मतलब वो लाल कलर को ही वो ब्लड समझ लेता है पुरुष समाज कि हाँ मेरी जो लाइफ पार्टनर है उसका किसी के साथ नहीं रहा, तो बेचारी साल भर तक उसको लीपा पोती करके और साल भर तक उसको लगाए घूमती है। ठीक है ना, अब ये चीज मूल्य और प्रतिमान प्यारे, ये उनके प्रतिमान है। हमारे यहां तो पता है क्या कहेंगे
तुझे संस्कारी भाव चाहिए, तू तो शादी से पहले 10 जगह मुंह मारता फिरता था। सीता सीता जी पाने के लिए तेरा चरित्र राम का भी तो होना चाहिए उल्लू। तू मांग तो सीता की कर रहा है, मांग तो सीता जी की कर रहा है, लेकिन तेरा चरित्र तो उल्लू टाइप का है। ये हमारे यहां प्रतिमान है, यहां कोई नहीं करेगी। तू तेरी धर्म संकड़ा है ना, यहां अगर लेप वेप लगा दिया ना तो चल तू ठीक है, फिर नीले ड्राम का ऑर्डर करती हूँ मैं, नीले ड्राम तैयार है। दैट इज सोशल वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स। विषय बहुत प्यारा है, समाज शास्त्र विषय बहुत प्यारा है, बस इसको प्यार से पढ़ने और पढ़ाने वाला होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ मुद्दे पर आओ। ये हो गया, अब ये हो गया, अंतर कर दिए दोनों के, ये निष्कर्ष कर दिया। अब ये है ना, हाँ, और चौथा प्रश्न ये, हाँ आवासीय समुदाय। अब देखो साहब, इसमें आवासीय समुदाय ऐसा सामाजिक समूह जो इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मंच या डिजिटल माध्यमों के द्वारा जुड़ते हैं। और अमेरिकन विचारक हार्वर्ड रेनगोल्ड, इसकी क्लासेज आपको शायद नहीं मिली होगी, तो ये आप ना, ये जो फैक्ट है इसको दिमाग में सेट कर लेना, प्रश्न आए तो इसको लिख के आना। अमेरिकी विचारक समाजशास्त्री हार्वर्ड रेनगोल्ड, इनकी किताब द वर्चुअल कम्युनिटी 1993 में लिखी गई थी। इन्होंने वर्चुअल कम्युनिटी के बारे में कहा कि इसमें समान रुचि, निरंतर ऑनलाइन संवाद पर आधारित समुदाय बनता है। ठीक है, ये विशेषताएं हो गई कि यह डिजिटल माध्यम आधारित होता है, भौगोलिक सीमाओं से मुक्त, कोई बाउंड्री नहीं होती, आप कहाँ मैं कहाँ। ठीक है, साझा उद्देश्य और रुचि, निरंतर संवाद, लचीलापन और स्वैच्छिक, मन में आए जब छोड़ दो, और सामाजिक समर्थन। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो गया। ये विशेषताओं का आप ऐसे भी लिख सकते थे, एक जो फॉर्मेट है ना, एक जो फॉर्मेट, वो एक फॉर्मेट ये भी हो सकता था। ठीक है, तो आप भले इस तरीके से बनाना टेबल, या फिर ऐसे बनाना, या फिर ऐसे बनाना। ठीक है, लेकिन ये तभी बनाना जब आपका दिमाग तेजी से काम करता है, पता चले इसको बनाने में निकल गया टाइम तो फिर दुख आ जाएगा। एक ये था सामाजिक प्रतिमान एवं सामाजिक मूल्यों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में दोनों की भूमिका। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग जो पॉइंट है उसमें रॉबर्ट विरस्टीड का उल्लेख कर लिया, जिसके बाद में वैल्यूज के लिए राधा कमल मुखर्जी का प्रयोग कर लिया, है ना। और फिर दोनों की क्या भूमिका है, तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट करके सामाजिक प्रतिमानों की भूमिका, और जिसके बाद में सामाजिक मूल्यों की भूमिका। ठीक है, और फिर जिसके बाद में क्योंकि 200 शब्दों में था तो यहाँ पर फिर मैंने दुर्खिम और जॉनसन, और ये निष्कर्ष लिख दिया। ये लो साहब, मतलब कुल मिलाकर आप ये समझिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये समझो। शुरुआत में आप अवश्य फैक्ट का प्रयोग, और शुरुआत में क्या, प्रश्न में जितने ज़्यादा फैक्ट का प्रयोग करोगे ना आंसर देते वक्त, उतना ही वो स्कोरिंग होगा। जिसके बाद में फिर एक प्रश्न ये था, डिजिटल युग एवं आभासी युग की, डिजिटल युग में आभासी समुदाय की अवधारणा। तो देखो साहब, डिजिटल क्रांति ने मानव अंतःक्रिया के स्वरूप को भौगोलिक सीमाओं से मुक्त किया है। अमेरिकन विचारक, ये मैंने कहा ना, ये उधर भी प्रयोग किया था, क्योंकि आवासीय समुदाय का एक प्रश्न मान लो आ जाए तो इसका जरूर प्रयोग करें, है ना। और ये परंपरागत और आवासीय समुदाय से किस तरीके से भिन्न है, ये टेबल बना, टेबल में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ये टेबल बना के, और फिर जिसके बाद में ये निष्कर्ष हो गया, है ना। पढ़ के तो क्या ही सुनाना। ठीक है, मतलब भौतिक समुदाय जो पहले आमने सामने का जो समुदाय होता है ना, भौतिक समुदाय कहते हैं। जन्म, क्षेत्र, नातेदारी, पड़ोस के आधार पर, इसमें आमने सामने होते हैं, फेस टू फेस, इसमें नहीं होते। ठीक है, समय और स्थान के नियमों से बंधा रहता है, ये समय और स्थान के नियमों से बंधा रहता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है 24/7 कहीं भी किसी के भी साथ एक्सेस करो ठीक है ना। और एक ये है समुदाय की अवधारणा, यानी समुदाय किसे कहते हैं। अब देखो साहब 200 शब्दों में, हाँ अब मैं आपको एक चीज बताऊं, एक और है। अब ये 200 शब्दों में पूछा है ना, मैंने ये टेक्स्ट काउंट किए हैं। अब आपको आपको आइडिया लगाना है, आइडिया लगाना है कि गुरुजी ये जो 200 शब्द है ना हम कैसे काउंट करें। तो ध्यान रखें, ये जो प्रश्न है ना
और ये प्रश्न का जो आंसर है ये 193 शब्दों में है। यहां से लेके और यहां तक इसके जो टोटल वर्ड्स है ना वो 193 है। मैंने खुद ने वर्ड फाइल में काउंट किए हैं। ठीक है, फिर जिसके बाद में हैंड रिटन फॉर्मेट में, तो आप ये जो है ना ये पूरा का पूरा प्रश्न है, इसको हूबहू लिख लेना आप, इससे आइडिया आ जाएगा। जैसे आपके तो वो जो कॉपी आएगी ना आंसर राइटिंग की, वो उसका अलग पैटर्न आएगा, तो उस पे आप लिख लेना। लिख के कितना स्पेस इस इसको लिखने में लगे हैं, इस आंसर को लिखने में कितना स्पेस लगा है, क्योंकि सबका अलग अलग है स्पेस। कोई बहुत छोटा लिखता है, कोई बहुत बड़ा लिखता है, कोई गैप बहुत ज़्यादा छोड़ता है ना। तो आपकी जो भी स्टाइल है लिखने की उसमें आप लिख लेना। और आप ये समझना कि 200 शब्द में जब आपका इतना स्पेस लगा है ना, तो प्रत्येक आंसर को आप उतने में ही लिखने की कोशिश करना, 200 शब्द वालों को। ठीक है, तो ये हो गई साहब। इसमें देखो क्षेत्रीय अवधारणा तो है ही, कम्युनिटी है ना, और जिसके बाद में वी फीलिंग हम की भावना पाई जाती है, दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम प्लस म्यूनस है ना। और डेविस का मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया। ये जो कॉम प्लस म्यूनस है ना, ये भी फैक्ट के अंदर ही आता है, ये भी यहाँ पर फैक्ट में ही आता है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हो गई। और लास्ट में निष्कर्ष में बोगार्ड्स का मैंने हवाला दे दिया। 193 शब्दों में है, ये ज़्यादा नहीं है। आप चाहो तो इन विशेषताओं को ऐसे भी लिख सकते थे, समुदाय की विशेषताएं है ना, इनको ऐसे भी लिख सकते थे। ये लो भाई, जैसे समुदाय एक निश्चित क्षेत्र पर, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर आधारित होता है, वी फीलिंग और कम्युनिटी सेंटीमेंट पाया जाता है ना। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है ये। ठीक है, कॉमन कल्चर कॉमन लाइफ इसमें पाई जाती है ना। स्वत विकास होता है, जिसके बाद में परमानेंसी इंटरडिपेंडेंसी इसमें पाई जाती है। ठीक है, स्पेसिफिक नेम होता है और सब कम्युनिटी में डिवाइड होता है। ठीक है ना, और मेंबरशिप कंपलसरी होती है, वॉलंटरी नहीं होती बल्कि कंपलसरी होती है। ठीक है, और इसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो स्पेसिफिक नहीं होते बल्कि जनरल ऑब्जेक्ट होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, जनरल ऑब्जेक्ट होते हैं। अब बताइए, कोई डाउट? अब मैं आपको एक चीज बताऊं, वो ये है, आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको ये परीक्षा देने का अवसर मिला है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जीवन निकल जाता है, कभी वैकेंसी नहीं आती, और कभी वैकेंसी नहीं आती तो टाइम पे भर्ती पूरी नहीं होती, जीवन निकल जाता है। इसीलिए अवसर का लाभ उठाओ। अवसर का लाभ उठा के ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो यहाँ पर ये तरीके बता रहा हूँ, आप केवल यहाँ से फॉर्मेट ही कॉपी कर सकते हो। ठीक है, याद रखें, जैसे मैंने यहाँ पर ये कॉम प्लस म्यूनिस लिखा है, जरूर थोड़ी है कि आप इसको लिखते। यहाँ पर जैसे मैंने किंग्सले डेविस लिखा है, आप किसी दूसरे विचारक की डेफिनेशन लिख सकते थे। जैसे यहाँ पर मैंने बोगार्ड्स लिखा है, कुछ अंशों में हम की भावना, यहाँ पर आप कोई और विचारक का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, जैसे साथियों, हाँ ये तो कंपलसरी है, रेनगोल्ड है ना वर्चुअल कम्युनिटी, ये तो आएगा है ना। यहाँ पर आप चाहते तो मैनुअल कोस्टल्स का भी प्रयोग कर सकते थे, एक नेटवर्क सोसाइटी वाला है ना, मैनुअल कोस्टल का भी जिक्र हो सकता था। फिर जिसके बाद में देखो, ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है ना, इसमें तो आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ये रॉबर्ट विरस्टीड है ना, यहाँ पर डेविस की भी डेफिनेशन दी जा सकती थी। यहाँ पर ये जो जॉनसन है ना, तो राधा कमल मुखर्जी का भी यहाँ पर उल्लेख किया जा सकता था। ठीक है, और जिसके बाद में बोगल का भी प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता था। ये लो साहब, ये यूटोपिया का आइडियोलॉजी की क्लास शायद नहीं है ना। मतलब कुल मिलाकर मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि जिनकी क्लास, जिनके वीडियो नहीं है ना, उनके मैं क्वेश्चन बना दूंगा, ताकि वहाँ से आपको समझ में, या वहाँ से क्लास ना मिले तो यहाँ से आइडिया आ जाएगा। ठीक है, बाकी खूब पढ़े, मन लगा कर पढ़े।
है ना। वैसे तो कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक टॉपिक को टच करूँ, फिर भी मान लो कोई टॉपिक छूट भी जाए ना तो मन से ही क्वेश्चन बना लेना। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको केवल 200 शब्दों में लिखने हैं, तो प्रश्न को ज़्यादा घुमाऊंगा भी नहीं कि उसमें समाजशास्त्रीय विश्लेषण भी पूछ ले, कारण भी पूछ ले, विशेषताएं भी पूछ ले, प्रभाव भी पूछ ले। अब ये सारी चीज़ किसी प्रश्न में आ जाएगी तो आंसर है जो 300-400 शब्दों में जाएगा। इसलिए प्रश्न भी आसान ही आएगा, उतना ही प्रश्न आएगा जितना कि आपकी शब्द सीमा है। ठीक है, तो ज़्यादा घुमाने वाला नहीं आएगा। मैंने पुराने साल के सारे प्रश्न देखे हैं मेरे पास, बुकलेट वगैरह, है ना। खूब पढ़ें, शुभकामना है। माँ शारदा प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।